तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि बाहर का जैसा वातावरण हो रहा है इस हिसाब से आपका घर में रहना बड़ा ज़रूरी है। आराम से घर में खुशहाल से रहिए और साथ ही साथ पढ़ाई करिए, नाचिए गाइए, जो मन में आए वो करिए, लेकिन घर में रह के करिए। तो अब बात करते हैं आज की वीडियो की। तो पिछली वीडियो में हमने ये जाना कि किस तरीके से एयर पोल्यूशन होता है और उसमें मानव का कितना बड़ा हाथ है। हाथ नहीं है, मैं तो कहता हूँ नहा धो के पूरा रख ही लीजिए ना, तो सबका सब है। तो वहाँ पे हमने जाना कि किन तरीकों से कम मानव खासकर एयर पोल्यूशन करता है। एक तो कोई भी चीज़ जलाकर, ठीक है। अब जलाने से सेंस क्या था मैंने उस वीडियो में बताया ही, जैसे मोटरसाइकिल हो गई, इन सबों से जो स्मोक बाहर निकलता है, धुआं बाहर निकलता है, गैस हो गया, जो चूल्हे पे खाना बनाते हैं, इस तरीके से भी बहुत बड़ी मात्रा में एयर पोल्यूटेड होता है। फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं हो गए, जो जैसे आपकी चिमनियाँ होती हैं, उनसे भी बहुत खतरनाक गैसेस बाहर निकलती हैं जो एयर को पॉल्यूटेड करती हैं। तो ये चीज़ें हमने वहाँ पर देख ली थी और हमने एक टॉपिक भी देख ली थी जिसका नाम था कंबसन। आज की वीडियो में उसके आगे की टॉपिक को देखेंगे। उससे पहले आप हमारा नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है सनी, आपका प्यारा दुलारा सनी। आप माने या ना माने हम ऐसा कहेंगे। तो चलिए देखिए, पिछली वीडियो में हमने जाना कि किस तरीके से कोई चीज़ को हम जलाकर उससे हम एयर का पोल्यूशन करते हैं, वायु प्रदूषित करते हैं। आज की वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से एयर पॉल्यूशन में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ भाग लेती हैं, यानी कि किस तरीके से ये फैक्ट्री जो भी कुछ हैं, ये उद्योग आपके वायु को प्रदूषित करने में अपना योगदान देती हैं। बहुत ही सुंदर वर्ड बोला है। तो यही काम करती हैं। आइए सुनिए क्या होता है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं या जो फैक्ट्रियां हैं, उनसे निकलने वाला जो प्रदूषक पदार्थ है यानी कि पॉल्यूटेंट सब्सटेंस है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि जो उसमें रॉ मटेरियल कच्चा माल यूज किया जा रहा है वो किस तरीके का है। अगर कोई रॉ मटेरियल उतना हार्मफुल नहीं है तो उससे जो निकलने वाली गैसेस भी होती हैं वो हार्मफुल नहीं होती हैं। या उनके उद्योग के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस तरीके का उद्योग है, तो उस मात्रा में वहाँ से पॉल्यूटेंट बाहर निकलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हो गया, यानी कि कपड़ा उद्योग हो गया, केमिकल इंडस्ट्रीज़ हो गई, ऑयल इंडस्ट्रीज़ हो गई, शुगर की इंडस्ट्री हो गई। इन सबों के माध्यम से, मतलब ये सब एयर पोल्यूशन के मेन माध्यम हैं जिनसे बड़ी मात्रा में आपका एयर पोल्यूटेड होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे H2S हो गया, SO2 हो गया, CO2 हो गया, CO हो गया, और ये जो डस्ट के पार्टिकल होते हैं, आपका लेड हो गया, आर्सेनिक, फ्लोराइड, बेरिलियम, ये सब और भी बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं जो बड़ी मात्रा में इंडस्ट्रीज से निकलते हैं और आपके एयर को पॉल्यूटेड करने का मेन सोर्स बनते हैं। ठीक है, देखिए आप लोगों ने शायद नॉर्मली एक्सपीरियंस भी किया होगा, जब कभी भी हम कोई ऐसी फैक्ट्रीज़ के पास जाते हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में धुआं निकलती है, तो उस स्मोक की वजह से ये हाल हो जाता है कि हमें वहाँ पर कुछ दिखाई ही नहीं देता है। बहुत जगहों पर इतनी ज़्यादा गंदगी होती है। हम तो बनारस में रहता तो हमको यहाँ का तो पता ही है। कभी कभी इस कदर गंदगी हो जाती है, ये गाड़ी की ही चलने से, ये गाड़ी घोड़े के चलने की वजह से इस कदर, इस लेवल की गंदगी हो जाती है कि विजिबिलिटी भी कम हो जाती है, दिखाई देना भी कम हो जाता है। और एक चीज़ तो रियलिटी ही है कि जो शहर जितना ज़्यादा विकसित है, जितना डेवलप है, वहाँ पे उद्योग ज़्यादा होंगे, फैक्ट्रीज ज़्यादा होंगी, जिसकी वजह से वहाँ पे एयर पोल्यूशन भी ज़्यादा होता है। क्योंकि कोई इसका तो ध्यान देता नहीं है, कोई ये थोड़ी ना ध्यान देता है कि नेचर को कोई फ़र्क ना पड़े। अरे हमारा जेब के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, नेचर के ऊपर पड़ता है तो पड़ने दो। तो सिंपल सी बात है। तो इस लॉजिक से काम करते हैं, इसीलिए आज भी, आज की कंडीशन में भी आपका जो गांव है वो बहुत हद तक एयर पोल्यूशन में कम है। वहाँ पे काफ़ी अच्छी और फ्रेश हवा मिल जाएगी, शहर की अपेक्षा कम से कम लाख गुना मिल जाएगी। आप इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे।
तो जब रिलेट कर पाएंगे तो ये सब आप एयर पोल्यूशन में लिख दीजिएगा। सिंपल सी बात है यार, इसीलिए तो इतना ध्यान नहीं देना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आपको जो भी समझ में आए कि हाँ, अगर मेरे से कोई पॉइंट छूट गया होगा तो आप उसमें वो भी लिख दीजिए कि हाँ, इनसे इंडस्ट्रीज से ये चीज़ें भी होती हैं, फैक्ट्री से ये चीज़ें भी होती हैं, तो आप सब डाल सकते हैं। ठीक है, मैंने अपने अकॉर्डिंग बता दिया, आपको अगर कुछ नया मिल जाए तो ऐड कर लीजिएगा। तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के बाद अब थोड़ा एग्रीकल्चरल भी देख लीजिए। तो देखिए, एग्रीकल्चर का बहुत ही सिंपल सा मेथड है। कह सकते हैं कि अगर हम ऑर्गेनिक खाद मतलब ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स यूज करें तो ये प्रॉब्लम ख़त्म की जा सकती है, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो इतनी बड़ी तो नहीं है, लेकिन है, प्रॉब्लम है, क्योंकि हम आजकल बहुत ज़्यादा केमिकल्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, उसी के ज़्यादा यूज किया मतलब करते हैं हर चीज़ के लिए, चाहे खाद के रूप में हो जाए या फर्टिलाइज़र मतलब वही खाद के रूप में हो जाए, चाहे आपके पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशक के तौर पे हो जाए, हम खासकर केमिकल्स का ही यूज करते हैं। अगर उनका हम यूज कम कर दें या बहुत गिना चुना करें, खासकर ऑर्गेनिक या बायोलॉजिकल फर्टिलाइज़र या केमिकल्स का यूज करें तो बड़ा फ़ायदेमंद है, यही कहने का सेंस है। तो जो हम स्प्रे करते हैं कीटनाशक या पेस्टिसाइड्स, तो क्या होता है, वो बहुत बारीक कण होते हैं, तो वो हवा के साथ उड़ जाते हैं। ऐसे में श्वसन संबंधित मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है, उससे संबंधित डिजीज़ हो जाती हैं, आपकी आइज़ में लगने लगती हैं अगर वो उड़ के जाते हैं। तो आप बात समझ रहे हैं ना, तो यही कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। इनकी वजह से क्या होता है कि जब हम स्प्रे करते हैं तो हवा चलती है, तो हवा के साथ कुछ उसके पार्टिकल उड़ के एयर में ही घूम रहे होते हैं। ऐसे में इंसान के बॉडी पर भी, नॉर्मली कह सकते हैं कि बॉडी मतलब इंसान की फिजियोलॉजी पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है इसका। ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज में एक वर्ड में यही कह सकते हैं। बाकी आपको ऐसे गिनाना पड़ेगा कि किन किन चीज़ों पे प्रभाव पड़ता है। तो इंसान की फिजियोलॉजी पर, इंसान के बॉडी के ऊपर काफ़ी इसके बैड इफ़ेक्ट पड़ते हैं। बाकी कुछ पार्ट हैं जो आपकी आइज़ हो गए, आपके सांस के द्वारा, इनके ऊपर तो खासकर असर पड़ता है। ठीक है, बात समझ गए। चलिए हम अपनी अगली टॉपिक देखते हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात हम आपको यहीं पे शेयर करते हैं। एक इंसान ने एफबी के ऊपर कमेंट किया था। देखिए, इंसान इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पता नहीं चलता है कौन लड़का है कौन लड़की। ठीक है, एफबी है भैया, फेसबुक का क्या भरोसा। तो उसने कमेंट किया है इस अकॉर्डिंग कि आप ऐसे रोक के मतलब इतना सोच के क्यों बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी चीज़ें मैंने जो आपको फेस टू फेस स्क्रीन पे दिख रही होती है वो मुझे नहीं दिखती है। ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। मैं अपने दिमाग के बेसिस पे सोच के चीज़ें बोलता हूँ, चीज़ों को पढ़ लेता हूँ, जानता हूँ, कुछ नॉलेज मेरे पास अपनी भी है। तो उस नॉलेज को मिलाकर मिक्सचर कर कर कोई डेफिनेशन होता है, तब मैंने कहीं से लिया, उठाया, बनाया, लिखा, तो मैंने उसे दिया, वो बात अलग है। लेकिन जो ऊट पटांग बातें आपको समझाने के लिए ये वो जो बोल रहा हूँ, वो तो मैं अपने से सोच के ही बोल रहा हूँ। ऐसी कंडीशन में सोचते टाइम मेरे को थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि मैं भुलक्कड़ प्रवृत्ति का इंसान हूँ। तो यही सिंपल सी रीज़न है। 1 मिनट उस इंसान के जवाब के लिए था। तो आपने इतना कीमती वक्त निकाल के हमें मैसेज किया, इसके लिए हम आपके बहुत बड़े आभारी रहेंगे। चलिए आइए टॉपिक को देखते हैं। अगला है आपका न्यूक्लियर पावर एक्टिविटीज़, यानी कि न्यूक्लियर पावर के थ्रू किस तरीके से आपका एयर पोल्यूशन होता है वो भी देख लीजिए। क्या होता है कि न्यूक्लियर पावर, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, अब बम फूटेगा तो क्या उसमें से बढ़िया चीज़ निकलेगी? क्या वो ऑर्गेनिक बम था कि बायोलॉजिकल बम था? अब बायोलॉजिकल का भी जानना है। आजकल बायोलॉजिकल बम बहुत खतरा मतलब बहुत खतरनाक हो गया है, बात समझ रहे हैं। जैसे कि आपका कोरोना, ये क्या है? ये आपका एक बायोलॉजिकल वेपन है, यानी कि अगर किसी देश में छोड़ दिया जाए तब तो भैया वहाँ के लोग गए। अब आपको पता ही ना हो कि कौन सी बीमारी है, क्या इसका एंटीडोट है, कैसे ठीक होगा, तो इसी को कहते हैं बायोलॉजिकल वेपन। तो उसी तरीके से आपका न्यूक्लियर क्या है, जब कोई चीज़ मतलब जब कोई न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए, ऐसे समझिए, न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए हम जिन केमिकल्स का यूज करते हैं उन केमिकल्स से रेडियो एक्टिव रेज निकलती हैं, जो सभी ऑर्गेनिज्म के लिए, एक के लिए नहीं, सभी ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत खतरनाक होती हैं, बहुत खतरनाक।
उन विकिरणों से मतलब उन रेज से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी। उसके अलावा जब ये बम या न्यूक्लियर जो भी हैं रिएक्टर, इनका विस्फोट होता है तो इनके अंदर से बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स निकलते हैं, जिनका भी एटमॉस्फेयर के या एयर पॉल्यूशन में बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, बात समझ गए? तो यही सब सिंपल सी चीज़ें हैं, आप इसे आराम से अपने माइंड में बैठा लीजिए, पेपर में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से चीज़ें कंप्लीट भी हो जाएंगी। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, ले लीजिए। और सबसे बड़ी बात, मेरा मेन मोटिव ही यही होता है कि जो चीज़ें मेरे तक पहुंच गई है या जो मुझे आती है वो आपके पास सही तरीके से पहुंचाने की पूरी कोशिश करता हूं। अब ना पहुंच पाए तो थोड़ी मोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं वही चीज़ें आपको देता हूं जो बहुत सिंपल हो और बहुत कम शब्दों में, या शब्द थोड़े अधिक कम बेसी हो सकते हैं, लेकिन बहुत सिंपलेस्ट पहुंचाने की कोशिश करता है कि आपको याद करने में, समझने में या समझाने में मुझे कठिनाई ना हो। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे मेन एलिमेंट हैं या मेन गैसेस हैं जो आपके एयर को पॉल्यूटेड करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो वही आप कुछ ऐसे गैसेस का नाम जान लीजिए। सबसे पहले तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा हर जगह, सबसे मेन है CO2। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए जैसे NO2 आपका, जो एक स्मॉग हो गया मतलब धुआं हो गया, एथिलीन हो गई। ये कुछ ऐसे हैं जो बड़ी मात्रा में आपके एयर पॉल्यूटेंट्स में पाए जाते हैं, यानी कि वायु को दूषित करने में पाए जाते हैं आपके एयर में। इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा मिलती है। अब जैसा कि आप सभी जानते होंगे CO2 कहाँ से मिलता होगा, तो कोई भी गैसेस हो गई या कुछ भी हम जब जलाते हैं तो उससे बड़ी मात्रा में CO2 बाहर निकलता है। आपका जो भी गाड़ी घोड़ा है या जो भी गैस वैस, इन सब से CO2 बाहर निकलता है। CO2 बाहर निकलता है, ऑक्सीजन खर्चा होती है, सबसे बड़ी बात है। तो ये बहुत बड़ी भूमिका निभाती है एयर को पॉल्यूटेड कहने में, तो मतलब पॉल्यूटेड करने में, माफ़ कीजिएगा। तो इसे तो आप याद ही रखिएगा। ठीक है, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। तो ये भी आपका मोटरसाइकिल मतलब वाहनों में से निकलता है, मतलब व्हीकल से निकलता है। वाहन बोल दिया तो मेरे ऊपर पाप चढ़ा देंगे आप लोग। व्हीकल्स में से निकलता है, जो भी ऑयल को प्योर करने वाली कंपनीज हैं या फैक्ट्रीज हैं उनमें से निकलता है। हम जो सिगरेट का यूज करते हैं, हम मतलब आप और हम नहीं, जो लोग करते होंगे, जो भी लोग सिगरेट का यूज करते हैं तो उनके धुएं में आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। सबसे बड़ी बात है कि बहुत जहरीली गैस है, और ख़ासकर कि अगर ये हमारे सांस के द्वारा अंदर जाती है तो हमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस को करने में, यानी कि सांस लेने की प्रोसेस में हमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो ये इस मेथड से भी काफ़ी ख़राब है, तो काहे को ही यूज करना। कम से कम खुद से जानबूझ के तो जहर घोटना कहाँ की समझदारी है। तो ये उन लोगों के लिए जो स्मोकिंग करते हैं, तो जितना कम हो सके कम करिए, वरना छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए। बाकी अगर CO की मात्रा, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा हमारे बहुत ज़्यादा शरीर में पहुंच जाएगी तो हमें आलस लगता है, सिर दर्द होती है, आँख से संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है, यही सब चीज़ें हो जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज्ञान देंगे, टाइम बीत जाएगा, फिर आप लोग कहेंगे एक वीडियो में सिर्फ इतनी सी बात बताई, कितना टाइम पास करते हैं भाई साहब। हम एक्सप्लेन करेंगे तो टाइम तो लगेगा ही। देखिए, एक आपका SO2 भी है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, इसकी भी वायु में बहुत ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। ये भी आपका मतलब व्हीकल से निकलता है, कोयला जब हम जलाते हैं उससे निकलता है, जो आपकी ऑयल को प्योरीफाई करने वाली जो कंपनीज हैं उनसे ये गैसें निकलती हैं। देखिए, मेन बात क्या है कि आपने कभी सुना होगा, तो उसकी रीज़न क्या होती है कि उस तरीके के एटमॉस्फेयर में आपके SO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, और ऐसे में जब बारिश होती है तो बारिश के साथ SO2 ज़मीन पर आता है, तो क्या होता है कि ऐसे में वो रिएक्शन करके ऊपर ही H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और उस माध्यम से वो ज़मीन पर आता है। तो हम ऐसे में कहते हैं कि हाँ, यहाँ न यहाँ पे अम्लीय वर्षा हुई है। यही सिंपल सी रीज़न है। अच्छा, एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गया, इनकी वजह से आपके क्लोरोफिल मर जाते हैं, यानी कि प्लांट्स की जो आपके पत्तियों में क्लोरोफिल पाए जाते हैं वो मर जाते हैं। आप समझ रहे हैं, क्लोरोफिल मर जाएगा तो प्लांट्स की क्या हाल होगी। तो इस वजह से ये प्लांट के लिए भी बहुत खतरनाक है भैया।
तो अब हम बात करेंगे कि इसे किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, जब हम छोटे थे आपको याद होगा तो बचपन में हम सबसे पहली लाइन ही यही लिखते थे हमें यही सिखाया ही जाता था या यही पढ़ाया ही गया था कि अधिक से अधिक पेड़ लगाइए, पेड़ को काटना बंद करिए, पेड़ लगाने से आपके पॉल्यूशन कम होते हैं। तो आप सबसे पहली लाइन वो डाल सकते हैं कि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए और पेड़ को काटना कम करना चाहिए। ठीक, उसके अलावा आप क्या लिखेंगे वो सुनिए। दूसरी बात, घर में हम घरेलू कार्य में जो भी कुछ हम यूज करते हैं, जो भी फ्यूल हम यूज करते हैं, वो ऐसे फ्यूल यूज करना चाहिए जिससे बहुत कम धुआं हो या धुआं ना हो। ठीक है, मतलब ऐसे एग्जांपल में कह लीजिए वो जो इलेक्ट्रिक वाला नहीं आता है उसे यूज करिए ताकि उससे धुआं ना हो। इस तरीके की चीज़ें आपसे कही जा रही है। दूसरा, मोटर कार जो भी आपके व्हीकल्स हैं वो ऐसे व्हीकल्स को एकदम बंद कर देना चाहिए जो बहुत ज़्यादा धुआं फेंकते हो, और तलाश की जानी चाहिए कि जितना हो सके कम से कम धुएं वाले व्हीकल्स को ही हम रोड पे चलाएं। तीसरी बात हो गई, डीजल्स के अंदर से जो आपके सीसा पाया जाता है, जो आपका सल्फर पाया जाता है, उनकी मात्रा को एकदम कम कर दें या तो उसको हटा ही दें। ठीक है, मतलब वैसा डीजल उपयोग करना बंद कर देना चाहिए। ठीक, दूसरा, जो बहुत ज़्यादा गंदगी कर रहे हो ऐसे तो गाड़ियों को एकदम टोटली बैन कर देना चाहिए। जो भी कारखाने हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, उनमें जो चिमनियाँ लगी होती हैं उनकी ऊंचाई काफ़ी ऊपर तक रखनी चाहिए ताकि जो उसमें से निकलने वाला धुआं है वो निचले एटमॉस्फेयर में तो कम से कम ना ही आए। ठीक, ये है। और उनको बाहर निकालने से पहले, कारखानों से धुओं को बाहर निकालने से पहले उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसके बाद कहीं उसे एटमॉस्फेयर में या नेचर में छोड़ा जाना चाहिए। दूसरा, लोगों को जागरूक करना चाहिए कि हाँ, आप अपने मतलब अपने कर्तव्य को समझिए कि आपको एयर पॉल्यूशन में कम से कम भागीदार, मतलब कम से कम हिस्सा लेना है। आप किसी तरीके से इसे कंट्रोल करिए, मतलब शिक्षित करना चाहिए, मिला के कहना ये है। और जो आपकी ट्रेनें हैं, जो आजकल अभी भी कुछ ट्रेनें हैं जो आपकी कोयले से चलती हैं, तो उनको बंद करना चाहिए। उनकी जगह पे विद्युत ट्रेन, मतलब जो भी कुछ बिजली से चल सके, इलेक्ट्रिसिटी से चल सके, वैसी ट्रेनों का यूज़ किया जाना चाहिए। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं वो भी तो कोयले को जलाने से ही आती है। ठीक है, तो मिला जुला के हमें सोलर सिस्टम की तरफ बढ़ना चाहिए ताकि हमें उससे फ़ायदा हो सके। ठीक है, बात समझ गया ना, यही कुछ कहना है। तो बस अब इसके लिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले टॉपिक को हम देखते हैं और वो है आपका सॉयल पॉल्यूशन, यानी कि मिट्टी को हम किस तरीके से पॉल्यूटेड करते हैं। छोटी सी टॉपिक है, जल्दी देख लेंगे।